अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, आज जुम्मे का रोज। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और मैं आपको बताऊं कि कल तकरीबन कोई 50 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली और मुझे कुछ काम था ग्रोसरीज के हवाले से, और तमाम जिस तरह के होता है मेरे ख्याल में जंग की तैयारी की तरह हमने ग्लव्स भी पहने और सैनिटाइजर साथ में लिए और इसके अलावा मास्क शास्क पहन के हम पहुंचे। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे लगा कि देयर वर पीपल जो कि बहुत एहतियात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। और आपको एक फर्क साफ नजर आता है अगर आप एक बड़े स्टोर में जाएं। आप देख सकते हैं कि रास्ते भर में एंट्री पॉइंट्स पे उन्होंने तमाम एसओपीज को फॉलो किया हुआ है। आप एक सैनिटाइजर गेट से गुजरते हैं, दे मेक श्योर कि आपका टेम्परेचर लिया जाए, आपको ग्लव्स पहनाए जाएं, फिर उसके बाद आपके पास मास्क हो एंड यू आर एंटरिंग इनसाइड। लेकिन बिल्कुल बाहर आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह कहते हैं ना, दरिया के दो किनारे हैं वो बिल्कुल। जो वैले पार्किंग के लिए लोग खड़े हुए थे, जो पार्किंग में आपको असिस्ट करने के लिए लोग खड़े हुए थे, वो तमाम के तमाम किसी एसओपी का ख्याल नहीं रखते थे। ना उन्होंने मास्क पहने हुए थे। कई जो बच्चे वहां पे घूम रहे होते हैं उनके पैरों में तो जूते भी नहीं थे। तो आपको एहसास होता है कि हम सब में एक तो हम आगे और शऊर और वसाइल की बात करते हैं, लेकिन वैसे भी फर्क कितना है। अब आप अंदर की बात कर लें तो अंदर भी जाकर लोग समाजी दूरी का कोई ख्याल नहीं रख रहे थे। एक के ऊपर एक जो ग्रोसरीज की बात आती थी, आई सॉ पीपल जहाँ पे बड़े पढ़े लिखे बीएस भी खड़े हुए हैं और बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और दूसरी तरफ एक मजदूर है जो बेचारा सामान ला ला के, चावल आटा ला के रखा है जो आपने स्टैक्स में स्टॉक अप करना है। और दोनों की ओरिएंटेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। अगेन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, पसीने बह रहे हैं, हाल बुरा है, लेकिन कोई समझाने या बताने वाला नहीं है, और वाकई उसकी जिंदगी में शायद ये तरजीहात में भी शामिल नहीं है। आगे चले जाइए कॉस्मेटिक्स के एरिया में, तो आपको पढ़े लिखे वेल ऑफ लोग जो मेरे ख्याल में 5,000 रुपए की कोई क्रीम या कंडीशनर खरीद रहे हैं, उनसे आपको इतनी बेवकूफ़ी नजर आएगी कि वो अपनी मर्जी का जब डिओड्रेंट उठा रहे हैं या अपनी मर्जी का शैम्पू उठा रहे हैं तो बाकायदा उसकी लिड खोल के उसको सूंघ रहे हैं। एंड यू लाइक व्हाट इज हैपनिंग? आपने मास्क पहना हुआ, मास्क बकायदा नीचे करेंगी एक आंटी, बात करेंगी और उसके बाद उसको सूंघ के रखेंगी। एंड आई वाज लाइक, आपसे पहले ही इसको किसी ने इसी तरह आपकी वाली हरकत की होती, और आपके बाद जो करेगा, आप सबकी जिंदगियां खतरे में हैं, बट यू डोंट इवन रियलाइज दैट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे ख्याल में किसी बड़े नुकसान का इंडिया दे रही हैं, इसके बारे में अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले हफ्ते में हम रिलीजियस स्कॉलर्स से, आलिम दीन से भी, उलमाए दीन से भी राब्ता कायम करें, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा के जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हैं जिसके अंदर हमने सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए ईद उल अज़हा पे कुर्बानी भी करनी है, लेकिन किस तरह हम अपनी एहतियात कर सकते हैं, बड़ा अहम है। हमने पहले भी यावर साहब के साथ बात की थी तो उन्होंने बताया कि जी जो हुकूमत की कायम करदा मवेशी मंडियां हैं, ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पे स्टॉल लगाने वालों को, वहाँ पे जो लोग आके अपना माल, अपना जानवर बेच रहे हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि वो ख्याल रखें। लेकिन जो जाने वाली अवाम है, जो आप और मैं हैं, जब हम खरीदारी के लिए पहुंचते हैं तो किन चीजों का ख्याल रख रहे हैं, किन का नहीं रख रहे हैं, ये बहुत अहम मौज़ूआत हैं। और फिर जी सोने पे सुहागा, लोग इस बात पे खुशी मना रहे थे कि जल्द अज जल्द उन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है, लेकिन फिर मौसम है जो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में, लाहौर में हमने शदीद तरीन बारिशें देखी, कल रात कराची में भी बारिश हुई। इसके हवाले से जरा आपको जो फोरकास्ट है, जो पेशन गोई है, वो सुनवाते हैं, और मेरे ख्याल में इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा जब हम ईद उल अज़हा की तैयारियां आएंगे, जहां हम आगे ये शऊर की कमी की वजह से नहीं, मेरी अपनी there's not a better word, कि हम इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करते। ये हमारी तरजीहात में नहीं, हमें लगता है कि इसकी इंफॉर्मेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मैं जब अपनी वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, इट इज़ नॉट द नॉलेज, और ये मेरी एक कोच ने मुझे बात ये सिखाई थी कि नॉलेज पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। यानी इस बात का अगर सिर्फ मुझे इदराक हो कि जी आज अगर कोरोना से बचना है तो मुझे मास्क पहनना चाहिए या मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए, दैट्स नॉट इनफ अनलेस आई पुट इट इन प्रैक्टिस। इन चीज़ों पे जब तक मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगी, इसका मुझे कोई फायदा नहीं। इसी तरह जिंदगी में कहा जाता है कि आप खुश रहिए। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इन, और मैं अपने 14 डे चैलेंज कहती हूँ ये बात बार बार, और आपको इसका एविडेंस बहुत सारी किताबों में, टीचर्स, इनोवेटर्स प्रेजेंट करने वाले में मिल जाएगा, कि हमारे जहन में, हमारे इंटेलेक्ट में, हम जिसको अपनी अकल कहते हैं, ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपको बेवकूफ बना सकते।
आपका ज़हन, आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है। और इसकी वजह ये भी है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, ये हमारी ज़िंदगियों को, हमारे इर्द-गिर्द का माहौल क्या है, हमारी परसेप्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये झूठ भी हो सकता है। Therefore, we need to keep an eye on the things that we believe. एक जो चीज बड़ी अहम है वो है कि अगर आपका जहन आपको दुनिया की सिर्फ तल्ख हकीकतों की तरफ एक तरह से लेके जा रहा है और आपका फोकस वहीं रखे हुए है, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह एक बच्चे को बहलाते हैं ना, इस तरह अपने आप को बहलाना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतरीन चीज, वैसे तो हमारे कल्चर में कहा जाता है बिला वजह हंसा ना करो, बिला वजह मुस्कुराया ना करो, लेकिन अब इंटरनेशनली साइंस ये मानती है कि लाफ्टर थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता आपके मूड को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को मजबूत कर सकता है। तो अगर बड़ा अरसा गुजर गया है घर में रह के, एक दूसरे की शक्लें देख देख के आप बोर हो चुके हैं, तो एक कहकहा लगाइए, जोर से हंसिए। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर एनर्जी अराउंड। इसमें क्या साइंस है, इसकी क्या मंतक है और ये किस तरह आपकी जिंदगी को बदल सकती है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हंसते मुस्कुराते लोग सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए अब ये भी अनोमली हो गया है, क्योंकि आमतौर पे लोगों का मूड बड़ा खराब रहता है, टेंशन में रहते हैं, पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि इफ यू ड्वेल टू मच ऑन दीज नेगेटिव थॉट्स, ये एक पैटर्न बना लेती है। आपके जहन में बाकायदा न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक पैटर्न होता है, जिसको जितना अरसा आप कायम रखते हैं उतना ही मुश्किल होता है उसको ब्रेक करना। लेकिन अगर आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना शुरू कर दें, उसके लिए शुक्रगुजारी का जज्बा अपने दिल में लेके आए, तो यकीनन आपकी सूरत हाल बदल सकती है। एंड इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग दैट चेंज अपॉन। देखें, जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और यही पैगाम है लाफ्टर थेरेपी का भी। हाउ इज लाफ्टर थेरेप्यूटिक? अगर हंसी ना आ रही हो और ऊंचा ऊंचा हंसा जाए, तो क्या उससे वाकई हमारी खुश मिजाजी में, हमारी शख्सियत में कोई फर्क आता है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है द फाउंडर ऑफ द लाफ्टर थेरेपी ग्रुप इन पाकिस्तान, यास्मीन भट्ट। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या हालचाल हैं? इट इज सो गुड टू हैव यू हियर। और लाहौर में भी और कराची में भी बारिशें भी हो रही हैं, और मुझे पता है you're a foodie like me, so you must be enjoying a lot of goodies, huh? Yes, a lot of food. I'm trying to और इन्होंने अभी मुझे तो रश्क आता है जी भाई यास्मीन की जिंदगी पे। यास्मीन ने अभी नया घर माशाल्लाह लिया, मुबारक आपको बहुत मेरी तरफ से भी। और इनकी हाउस वार्मिंग के लिए इतने सारे दोस्त इनको खाने पीने के गिफ्ट्स भेज रहे हैं। मैंने कहा यास्मीन, ऐसे दोस्त तो मेरी जिंदगी में भी होने चाहिए। क्या हाल है आपके? I'm good. How are you? अच्छा, मुझे बताएं लाफ्टर थेरेपी के बारे में यास्मीन। पाकिस्तान में तो हम अच्छी बात पे, सही बात पे हंसते हैं तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। अगर लाफ्टर थेरेपी करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बन जाए? I know. अच्छा, लाफ्टर थेरेपी ये एक बड़ा स्केप्टिकल सा लोगों को लगता है, और जब when I initially started working with the organizations, even they were a bit ironic कि like first of all ये कि आप लोगों को हंसाएंगी, और दूसरी चीज ये कि आप हंसाने के पैसे लेंगी, right? But I was very persistent, and मैं जो बहुत ज्यादा एक मार्केटिंग टूल के तौर पे चीज यूज करी थी, that was कि जो हमारी वीडियोस थी, जब भी लोग हमारी वीडियोस देखते थे जिसमें हम लोग hysterically हंस रहे हैं, like very very loud, and there's a group of people, और वो इतनी आवाज में हंसते, तो लोग उसको देख के थोड़े से इंस्पायर्ड होते हैं। And at some part of everybody's heart and brain and mind, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि मैंने भी ऐसे ही हंसने, और मुझे ऐसे हंसने में बड़ा टाइम हो गया। तो यस, पब्लिकली स्पीकिंग लोग थोड़ा बहुत मजाक उड़ा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे अपने अब्बू जो हैं, वे पंजाबी स्पीकिंग, तो मेरे अब्बू जो है वो लाइक पागल कुड़ी लगी रहती है, बस ये वो ना हंसती रहती जो। So and my brothers also, they were like, are you serious? Like, are you seriously making a living out of it? I graduated to be a psychologist. For the first 7 years of my life, I worked as a psychologist.
And laughter therapy. अच्छा यास्मीन, मैं चाहती थी कि थोड़ा सा ना लाफ्टर के बारे में हम जरूर बात करें। मैंने ये अक्सर नोटिस किया है कि आई रिमेम्बर वन ऑफ द लास्ट लाइव शोज ऑफ लूज टॉक जिसमें अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर मौजूद थे, और उसके बाद में मोइन अंकल से आफ्टर द शो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल चीज ये होती है, जो कभी कभार अगर मैं सोचूं कि लोग जो तवक्कुआत बांध लेते हैं, अगर आपको पता चले कि एक आप कॉमेडी शो में जा रहे हैं एंड देयर इज गोइंग टू बी अ कॉमेडियन और समबडी हु इज अ बेस्ट सेलर एज अ स्टैंड अप, तो आप एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, और पाकिस्तानी तो मुझे लगता है उसको चैलेंज बना लेते हैं, यानी आपके सामने वो जोक भी करेगा तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो हंसी नहीं आई, आई डोंट थिंक इट्स फनी। तो ये जो एटीट्यूड होता है, मुझे हंसा के दिखाओ, यानी मैं मुश्किल बन के दिखाऊंगा, ऐसे एनवायरनमेंट में उनको ये कहना कि जी कोई जोक वोक नहीं है, बट यू जस्ट कम एंड यू प्रैक्टिस लाफिंग विद अस, ये कितना मुश्किल था? अच्छा, so personally, I would say I did not even think of a lot of challenges. It's a nerd rule कि अगर आप if you're a nerd, you're socially awkward, तो आपको लोगों के बारे में पता नहीं होता कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। So I remember every single लास्ट therapy में प्रिपेयर करती थी, तो मैं तो बस लोगों को हंसाने के लिए जाती थी। सेकंड ये कि जो मैंने एक्सरसाइजेस डिजाइन की हुई थी वो सारी की सारी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा फिजिकली इंटरैक्टिव है, सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके करी होनी होती थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड नहीं होती। एंड सेकेंडली सबसे पहले हर एक्सरसाइज में मैं उनको खुद से हंस के दिखाती हूँ, एंड मेरा अपना लाफ्टर इतना हिस्टेरिकल, इतना सिली है कि उसको देखते साथ ही लोगों को हंसी आ जाती है। तो आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माय लाफ्टर एज वेल कि मैं कैसे हंसूंगी। तो मुझे हंसता हुआ देख के कुछ लोग हंसते थे, तो होता क्या है कि अगर 20 से 25 लोग बैठे हैं तो पहले 5 या 10 दिन लोगों ने एनर्जी पिकअप की, वो हंसे, और जब कमरे में 10-12 लोग हंस रहे हैं तो बाकी जो 5-6 लोग होते हैं, इवन इफ दे आर नॉट डूइंग लाफ्टर थेरेपी, उनको देख देख के हंसी आ रही होती है। अच्छा, आपको पता है, बिकॉज़ यू आर साइकोलॉजिस्ट यास्मीन, मेरे ख्याल में यू कैन अंडरस्टैंड दिस द बेस्ट। मैं अक्सर इनर चाइल्ड की बात करते हैं हम लोग, और उसमें ये जिक्र होता है कि भाई जितनी हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव्स हैं, या जहां जहां हम अपने आप को अबैंडन करते हैं, कोई अपने बारे में नेगेटिव ख्याल रखते हैं, उसकी जड़ें ताने बाने हमारे बचपन से जाकर जुड़ते हैं। आप ये जब बात कर रही थी एंड व्हेन यू वर योरसेल्फ सेइंग कि भाई सिद्रा मुझे लगता है कि माय लाफ्टर इज वेरी डिफरेंट एंड देन पीपल स्टार्ट लाफिंग व्हेन दे हियर मी लाफिंग, मुझे ख्याल आया कि लड़कियां, बच्चियां, हम देखिए वो खास उम्र जब वो प्री एडोलेसेंट होती हैं तो हम उनकी कंडीशनिंग करना शुरू कर देते हैं, हम उनको कहते हैं इस तरह उठो, इस तरह बैठो, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, और उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो हम उनको बार बार रिमाइंडर देते हैं कि लड़कियां ऊंचा नहीं हंसती, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां बेचारी हंसना ही छोड़ देती हैं। तो डू यू थिंक इन योर सेशंस यू हैव रियलाइज्ड कि व्हेन यू कंपेयर मेन एंड वुमेन, इज इट ईजी, इज इट बहुत सारी प्री कंडीशनिंग को तोड़ना नहीं पड़ता खवातीन को हंसने के लिए और अपने आप को लेट गो करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में? Yeah, I think it's one of the most important questions. That's exactly where I was heading. लड़कियां और लड़कों के हंसने में एंड लड़कियां और लड़कों के रिसीव करने में, हंसी रिसीव करने में बहुत ज्यादा फर्क है। 85% of my clients in laughter therapies have always been males, इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेल से है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं नई चीजें ट्राई करने में। लड़कियों को हम मना भी करते हैं ऐसी किसी जगह पे ना जाना, कुछ हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ कर देगा, तो हम एक तो उनको डरा के रखते हैं। दूसरे कि जब लड़कियां आ भी जाती हैं तो वो तादाद में कंपैरेटिवली जब कम होती हैं तो वो देखती हैं कि लड़के ज्यादा हंस रहे हैं, आप उनसे ज्यादा शरारतें कर करके हंस रहे हैं, हमने उछल कूद के हंसना होता है, लेट के हंसना होता है, टेढ़े बेढ़े होके, क्रॉलिंग करके, हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकती हैं। देन सेकंड ये होता है कि लड़कियों को थोड़ा सा ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि कैसे, क्योंकि वो साल की सोशल कंडीशनिंग होती है यास्मीन, जिसमें दे हैव बीन मेड कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी, ऑफ देयर लाफ्टर, ऑफ देयर फेस। आप देखें हमने उस चीज को ग्लोरीफाई कर दिया है कि लड़की अगर हंसती है तो वो शर्माती है और अपना मुंह कवर कर लेती है। बेसिकली यू आर टेलिंग हर टू हाइड हर फेस एंड टू हाइड बिहाइंड फसाड्स। बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। That's exactly what I used to do. When I started therapy, initially it was a very tough experience for me to do the exercises that I've created. Like we have this exercise in which you have to open your mouth like and then laugh, right? And then there's an exercise जिसमें आपने तो मुंह टेढ़ा करके हंसना है. Then you're flying like a bird and laughing. Then you're crawling on the floor and laughing. Lying down on the floor and laughing. It's basically breaking those barriers. वो खामा की learned barriers जो हमने अपने ऊपर लगाए हैं. Thank you so much, Yasmin, for being here with
विद अस टुडे, और मुझे बार बार 3-4 लोगों की जब आवाजें आती हैं तो इस तरह के गुतल्ले हो जाते हैं। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं। एक थैंक यू यास्मीन फॉर बीइंग हियर, जहां हम अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको जबरदस्त एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको दिखाते एक नॉवल आइडिया। गिलगित बल्तिस्तान में जो मौजूद हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके कनेक्टिविटी इश्यूज की हम बार बार बात करते हैं। एंड मीनवाइल जब कोविड-19 आया है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि फिजिकली कहीं जाना तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है, एंड वी मस्ट ऑल्सो बी टेकिंग प्रिकॉशंस एज वेल। तो आइए दिखाते हैं इसके लिए एक नॉवल आइडिया किस तरह रेडियो को इस्तेमाल किया गया। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जरा आपको इंटाइज किया था कि जुम्मे का दिन तो दरअसल बिरयानी खाने का दिन होता है, लेकिन आपको बताते चलें कि फूड पैंडा आपके लिए ला रहा है 17 जुलाई यानी आज से लेके 19 जुलाई तक स्पेशल बिरयानी वीकेंड। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जुम्मे के दिन ऑर्डर करें, ये तीनों दिन आप जबरदस्त बिरयानी डील्स हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी बात हो रही थी इनकी टीम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह पूरी दुनिया में बर्गर्स या समोसे या कोई और चीज फास्ट फूड के तौर पर खाया जाता है, पाकिस्तान का फेवरेट फूड, नो मैटर आप कौन से शहर से ताल्लुक रखते हैं, किस सूबे में रहते हैं, किस कस्बे में मौजूद हैं, हम सबको बिरयानी बहुत पसंद है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि कराची वाले तो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन आवर बिरयानी, और हमारी बिरयानी होती भी बड़ा डबल मसाला आलू टाइप बिरयानी है। मैं देख रही थी वैसे कई लोग आज भी पंजाब में ये बहस करते हैं कि जी आलू डज नॉट बिलोंग इन बिरयानी, बट आई थिंक इट डज। तो आप मुझे बताइए कि आर यू टीम आलू विद बिरयानी और नो आलू इन द बिरयानी। और जिसमें अहम बात यह है कि 17 से लेके 19 जुलाई तक अगर आप बिरयानी ऑर्डर करते हैं, यू हैव ग्रेट डील्स विद ऑलमोस्ट अप टू 70% ऑफ। यानी अगर आप जबरदस्त क्रेविंग हो रही है बिरयानी की और पैसे भी ज्यादा नहीं खर्चना चाहते, तो प्लीज चेक आउट फूड पैंडास बिरयानी वीकेंड। लेकिन अब महमूद साहब, सबसे पहला सवाल, इस वक्त जब हम कहते हैं कि हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, रिसर्च क्या पॉइंट आउट कर रही है? कुछ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी एक दफा फिर रिमाइंडर, फूड पैंडा की तरफ से हम मना रहे हैं बिरयानी वीकेंड आज से लेके 19 जुलाई तक, एंड द डील्स आर फैंटास्टिक। अगर आप फूड पैंडा पे बिरयानी ऑर्डर करते हैं, यू कैन गेट अप टू 70% ऑफ। तो फिर वेट किस बात का है, फौरन से खुद भी ऑर्डर करें और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीट दें। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आज जरा बात कर लेते हैं पैसे की अहमियत के बारे में। हर शख्स इस बारे में रोना डाले हुए है कि आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, किस तरह, हाउ डू वी मेक एंड्स मीट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिंदगी में सुकून के लिए, खुशी के लिए पैसों की अहमियत कितनी है, इस पे जरा आज बात कर लेते हैं। इसके अलावा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिसके पास आई थिंक अनलिमिटेड रिसोर्सेज और पैसा है। कल किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया इंडिया में जो 4 या 5 सबसे ज्यादा महंगे तरीन घर हैं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि द अंबानीज का जो घर है उसकी कीमत, अंतला के नाम से वो उसको जाना जाता है, 27 मंजिला ये घर है जी, और दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि उसकी जो कीमत लगाई जाती है इंडियन रुपीज में 6000 करोड़ है। लेकिन मैं उसको देख के सोच रही थी कि ये इतना महंगा, इतना पूरा साइज घर, जिसके अंदर अपना सैलून है, जिसके अंदर 3 स्विमिंग पूल्स हैं, इसके अलावा अपना आइसक्रीम पार्लर है, छत के ऊपर हेलीपैड्स मौजूद हैं, ऑफिस दफ्तर वहीं पे मौजूद है, उसको मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा स्टाफ है। उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी होटल में रह रहे हैं। आई मीन अ वेरी लैविश होटल, 7 स्टार 10 स्टार होटल होगा, लेकिन क्या वो घर जैसी फील देता है? इसके अलावा अगर आप चले उस स्केल पे ना भी देखें, पाकिस्तान के कराची के महंगे तरीन, पोश तरीन इलाकों में जाके देखें जहां आपकी ख्वाहिश है कि आपका घर होना चाहिए, शाम के वक्त जाएं, उन गलियों में आपको हू का आलम नजर आएगा। यानी या तो आपको गेट पे उनका स्टाफ, ड्राइवर्स, गार्ड्स तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन घर में कौन रहता है ये नहीं पता। यासियत का ये आलम होगा कि घर में लाइटें नहीं जल रही होंगी, या कोई दावत हो तो आपको बाहर वाले नजर आएगा और बड़ी शान शौकत नजर आएगी, लेकिन क्या ये घर घर है? क्या वहां पे वो सुकून, वो इत्मीनान आपको मिलता है, या इंसान एक मशीन बना हुआ है, सुबह उठ के उस घर से बाहर निकल जाता है रोटी रुपया पैसा कमाने की तगोदौ में, रात को थका हारा आता है, फिर किसी सोशलाइजिंग इवेंट में, कोविड से पहले तो हम जाया करते थे,
So I mean, what kind of a life is this? कितना अहम है पैसा, और हमारा ये तस्वुर कर लेना कि कोई शख्स अगर अमीर है तो बेहतर तबके से ताल्लुक रखता है, ज्यादा बड़ी आमदनी है उसकी, तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त होगी, ये कितना सही ख्याल है? आज इस पे बात करते हैं। आपकी कॉल का भी मुझे इंतजार रहेगा। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं उवैस हनानी। जानते हैं जी, ही इज अ बिजनेसमैन एज वेल एज ओनर ऑफ 2 लीडिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस भी इनका अपना है। इनसे जानेंगे कि इनकी जिंदगी में पैसे की क्या अहमियत है। We also have with us Samad Abbas, Director and Learning Consultant, Training and Consultancy Services इनकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समद हमारे साथ मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ज्यादा की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, ये नफ्सियाती है, लर्न्ड बिहेवियर है, या अल्लाह ताला इस ख्वाहिश के साथ हमें दुनिया में उतारता है, ये हम जानेंगे फरा आफ्ताब से, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ शो पे। सबसे पहले अगर फरा आपसे शुरुआत की जाए, जो मेरे पास नहीं है उसकी मुझे चाह होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, कि दूसरे के बाग, दूसरे का घर, दूसरे के रिश्ते, सब चीजें बहुत बेहतर लग रही होती हैं। ये तस्वुर कितना हकीकत पे मबनी है और कितने हमारी खाम ख्याली है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगी कि देखें, आपने कहा कि ये चीज़ें इनबॉर्न हैं या हमने लर्न की हैं। मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें हमारा जो अभी करंट बिलीव्स होते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर मबनी होते हैं। कि लेट्स सपोज मेरी फैमिली ने मुझे क्या टीच किया है, या मेरे अब जो एल्डर्स थे उन्होंने मुझे क्या सिखाया। बिकॉज बहुत जगहों पे, बहुत फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप किसी चीज़ में, किसी हुनर में लग जाएं तो पैसा आपके पीछे भागेगा। अ लॉट ऑफ फैमिलीज किड्स के भाई आप जो है वो पढ़ाई छोड़ें, बिजनेस में लगें और बिजनेस फॉलो करें एंड मेक मनी। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मतलब फैमिलीज कहती हैं कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा तब ये सोचना, ठीक है। सो ये जो हमारे जो थॉट है या जो परसेप्शन है वो हमारे सराउंडिंग से क्रिएट किया जाता है कि पैसे की अहमियत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम किसी को भी देखते हैं तो हम अपने से ऊंचे हमेशा लोगों को देखते हैं, तो वी एक्चुअली फॉलो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, जब ये चीज़ आ जाएगी तो मैं और खुश होऊंगा। यूजुअली I'm sure you must have heard about hedonic treadmill, rat race. Yes. We psychologists call it vicious cycle. That हम इस vicious cycle का जो main idea होता है वो ये होता है कि मेरे पास और पैसा आएगा तो मैं और खुश होऊंगा, और जब आपके पास वो आ जाता है then you start looking for something else कि वो होगा तो मैं खुश होऊंगा. So it's like a cycle that goes on and on. So in other words, जी फरा, या सो वो साइकिल घूमता रहता है जब तक आपके पास इनफ नहीं हो। एंड हु डिफाइंस कि मेरे पास इनफ क्या है, तो वो इंसान का परसेप्शन। बिल्कुल। और इसी पर हम जैसे काम करते हैं कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट फीलिंग इनफ टू बिगिन विद। अगर आप एक पोजीशन ऑफ लैक, यानी अगर आपको ये एहसास होता है कि आप एक स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं कि आपके पास इट इज नेवर इनफ, तो वही जैसे फरा ने कहा कि ये तो फिर गाजर हमेशा आपके सामने टंगी रहेगी और आप उसको चेज ही करते रहेंगे। लेकिन समझ मुझे बताइए कि क्या आपके ख्याल में जो खवातीन और मर्द हजरात की ओरिएंटेशन होती है वो बड़ी मुख्तलिफ है? गोल सेटिंग हमारा कल्चर, हमारी फैमिली जैसे करती है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। लड़की के लिए तरक्की का पैमाना ये बताया जाता है कि वो पढ़ी लिखी हो, खुश शक्ल हो, और उसके बाद वो सेटल हो जाए। और सेटल से मुराद होती है कि एक खाते पीते खानदानी इंसान से उसकी शादी हो जाए। एंड वी स्टिल बिलीव इन द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कि शी विल देन लुक आफ्टर द हाउस एंड द फैमिली एंड द चिल्ड्रन, जबकि वो पैसा कमा कर लाएगा। क्या इसमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? समझ नहीं, मेरा आपसे सवाल था, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सदर फॉर हैविंग मी वंस अगेन। मिनट कॉम जो है, देखें कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं कि लड़की को एम्पावर होना चाहिए। आई थिंक जो आज का टॉपिक है कि पैसा क्यों ज़रूरी है, उनमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई थिंक इस कोविड-19 ने बहुत सी चीज़ें जो हमें सिखाई हैं, उनमें से एक लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आई थिंक आज के दौर में खातून के लिए भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, उन तमाम लाइफस्टाइल्स को जो आज के दौर में ज़रूरी, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज अगर एक औरत फाइनेंशियल डिपेंडेंट होगी, वो कमाएगी, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। और अगर आज के दौर में ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो डेफिनेटली स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर रही होगी अपनी लाइफ में। But that's the catch-22 ना समझ। जब खातून कमाने लगती है तो लोग उसको कहते हैं कि जी अब इसका फोकस फैमिली नहीं रही है ना, शी इज नॉट अ गुड मदर, शी इज नॉट अ डिपेंडेबल वाइफ, और यू नो अब ये एम्बिशियस हो गई है, एंड एम्बिशन इज लुक्ड डाउन अपॉन। और क्या यानी खवातीन को कहा जाता है चूज बिटवीन द टू, या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी जबरदस्त होगी या आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी जबरदस्त होगी। इज दैट इवन फेयर? It is definitely not fair because the thing is that के अब strategies लोगों को अपने सोचने के नज़रिए को भी बदलना होगा, लोग बदल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली में और मेरी फैमिली से बाहर जब मैं जिन क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, मिसाल के तौर पर वन ऑफ माई रीसेंट क्लाइंट आई वाज वर्किंग विद, और उनकी वाइफ, उनका एक ट्रेडिशनल पहलू था कि वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं और उनकी वाइफ यहाँ पे हाउस होल्ड्स को देखती हैं। बट यूके में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू काफी लंबी मुद्दत तक रहा तो सडनली एक पॉइंट ऐसा है जहाँ उन्होंने और उन्होंने अपनी वाइफ से भी पार्ट टाइम वगैरह चीजें, बिकॉज पुराने दौर में और अब दौर में जो हालात में एक बहुत वाज़ेह फर्क आ गया है कि जिस तरह बाहर ममालिक में दो लोग मिलकर कमाते थे, वो लाइफ स्टाइल्स को अपने घर को चला पाते थे, फाइनेंशियल्स को, फीसेस को। आई थिंक अब जॉब सिक्योरिटी, इनफैक्ट बिजनेसेस, कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल एंड लॉट ऑफ एजेंसीज आर क्लोज। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या डेफिनेटली दे आर फाइंडिंग एक ट्रांजिशन पीरियड है ना, यानी एक सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट आई है, बड़े बिजनेसेस, चीजें, इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं, तो ऑब्वियसली पीपल हैव टू फाइंड अ वे। लेकिन ओएस थोड़ा सा रेगुलर हमारे स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। मुझे आमतौर पर हम ये तासुर देते हैं कि बस मर्द का काम कमाना है, मर्द कमा के लाएगा और ये जिंदगी भर उसने जो नई जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि दीन भी, शरीयत भी, समाज भी उसको यही कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे भी हाल ही में किसी ने मुझसे डिस्कस किया कि आप यंग ग्रेजुएट्स की जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि उनके ऊपर दोहरा प्रेशर होता है। उनके वालिदैन भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमने इसके ऊपर अब इतनी मेहनत की है, बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, इसके हाथ में डिग्री आ गई है, अब जल्द अज जल्द इसको जबरदस्ती नौकरी मिल जाए, और उसके अपने ख्वाब, उसकी बाकी हर चीज, उसकी जिंदगी में वो कितना कामयाब है, नहीं है, वो एक फरमाबरदार अच्छी औलाद है या नहीं, सब चीजों का दारो मदार इस बात पे हो जाता है कि वो जल्द अज जल्द कमाऊ पूत हो। ये मर्दों पे, लड़कों पे इस बात कितना ये प्रेशराइज कर रही है ये बात उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, पैसा या सुकून क्या इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ में। मैं आपने जिस तरह की बात कही, बिल्कुल ठीक कहा कि ख़ास तौर पे लड़के को बचपन से एक बात स्पून फीड की जाती है कि आपको बड़े होके कमाना है, बड़े होके कमाना है, बड़े होके कमाना है, और लड़की को एक चीज़ स्पून फीड की जाती है कि तुमने घर अपने दूसरे घर जाकर अपना घर संभालना है। तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे एज मैं जिस कम्युनिटी के से बिलोंग करता हूँ, मैं बेसिकली बिलोंग टू द मेमन कम्युनिटी। यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई तुमने एक एज पे जाके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने फादर का बिज़नेस को रन करना है। अगर कोई मेरे जैसा बंदा ये बात बोलता है कि भाई मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या मुझे अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर 10 तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं, आपका पहले का जो बिज़नेस है, आपका फादर जो रन कर रहे हैं वही आपने ही रन करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक ये लड़का बेशक कोई किसी भी चीज में डिग्री करना चाहे, वो म्यूजिक पढ़ना चाहे, म्यूजिक नहीं भी तो चलो वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, लेकिन जो खानदान का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसको लुक आफ्टर करना। बिल्कुल, कुछ लोग इतने इस चीज़ में खुशनसीब भी होते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से अगर मेरा देखा जाए, अपग्रेडेशन देखी जाए, तो मुझे इस चीज़ की फ्रीडम थी हमेशा से कि किस तरह से आगे बढ़ना था, क्या फील्ड चूज़ करनी थी अपनी। अगर मुझे इवेंट्स करने हैं तो इवेंट्स के लिए क्या चीज़ करनी है, मुझे कभी भी इस चीज़ में रोक टोक नहीं रही। और मैं देखता हूँ आजकल के टाइम पे डिफरेंट फैमिलीज़, आजकल काफ़ी लोग, मेरी कम्युनिटी या दुनिया जितनी भी कम्युनिटी में है, इस तरह से जितने लोगों से बात होती है, वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं कि आजकल जो बच्चा करना चाह रहा है उसको करने दिया जाए। एब्सोल्युटली। लेकिन वैसे आपकी ये बात मैं फरा की तरफ ले जाना चाहूंगी। फरा, मुझे लगता है आई एम टारगेटिंग अ लॉट ऑफ मिथ्स इन सोसाइटी। हम अक्सर खातून को मजलूम या लड़की को मजलूम दिखाते हैं कि उससे कहा जा रहा है या तो करियर में आगे बढ़ जाओ, नहीं फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, शादी तुमने करनी है, फिर हस्बैंड की इजाजत पे आपकी लाइफ और आपके लाइफ डिसीजंस डिपेंड करेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आई एम सीइंग सो मेनी यंग मैन
जिनका यही मसला है। उनको लगता है कि जी ड्यूरिंग द कॉलेज डेज उनको कोई अपनी कॉलीग, अपनी कोई क्लासमेट पसंद आई, वादा भी कर लिया कि शादी करेंगे, लेकिन जब ग्रेजुएशन के पास पेरेंट्स के पास पहुंच अरे अभी एस्टैब्लिश होने के काम करने के दिन है, तुम्हारी शादी का तो हम सोचेंगे जब तुम्हारी उम्र 30-32 साल हो जाएगी। ये बहुत सारे यंग लड़के फेस कर रहे हैं और उनको यहाँ तक कह दिया जाता है कि जी पहले तुम्हारी बहनों की शादी होगी, पहले घर की जिम्मेदारियां समझाओ, अपने अपने करियर को एस्टैब्लिश करो, उसके बाद देखेंगे। तो मेन हैव इक्वली द सेम प्रॉब्लम। उनको फैमिली स्टार्ट नहीं करने दी जा रही, उनको सिर्फ बताया जा रहा है कि पैसा कमाना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना ज्यादा अहम है। क्या कहेंगी आप? अच्छा, देखें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि यू नो लॉट ऑफ पीपल से कि भाई वेदर मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस और नॉट, टू सम एक्सटेंट इट डज ब्रिंग हैप्पीनेस बिकॉज ऑब्वियसली आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे, आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकेंगे। लेकिन एक प्रेशर डाल देना दैट अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं जा सकते। इवन अ लॉट ऑफ फैमिली से कि भाई लड़का अगर नहीं कमाता तो हम उसकी शादी नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो यू नो रिलीजन वाइज या इन सब चीज़ों को देखा जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि आप स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फॉलो करेंगी। लेकिन ये प्रेशर आना इसी वजह से कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विद मनी ओनली, उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप। साथ साथ एक बात भी कहे ना कि ये नहीं, देखिए एक इंसान को इमोशनल बिलोंगिंग की भी तो जरूरत होती है। यू वांट अ पार्टनर, यू वांट अ कंपेनियन, लेकिन आप एक तरह से पूरे माशरे को देखें ना, लड़की वाले किसी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए आमादा है जो अभी स्टार्टअप अपने करियर में है, जिसने अभी अपनी नौकरी, अपनी करियर शुरू ही किया है। दूसरी तरफ उसके अपने पेरेंट्स नहीं करना चाहते। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे क्या हम ऑटोमेटिकली उसको धकेल नहीं रहे टू हैव रिलेशनशिप्स, लेकिन उसको भी पता है, उसके जहन में आप फिल्टर डाल रहे हैं कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, सीरियस होने की उम्र नहीं है, which is going to lead to a lot of heartbreaks as well। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं जिंदगी में सुकून और खुशी के लिए पैसे की क्या अहमियत है। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही अहम नोट कि हम अमूमन खवातीन के हुकूक के, लड़कियों की ओरिएंटेशन की बात कर रहे होते हैं कि कहाँ उनसे जुल्म और ज्यादती हो रही है, कहाँ उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ धकेला जा रहा है, लेकिन मर्द बेचारे के बारे में कोई बात नहीं करता, लड़कों की कोई बात नहीं करता। हमने उसको भी लाद लाद कर ये जिम्मेदारियां सिर्फ कोलू का बैल बना दिया, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जाए, काम करे, पैसा कमाए, उसकी जिंदगी में क्या फेलियर है, क्या सक्सेसेस हैं, बल्कि वो किस चीज की ख्वाहिश कर सकता है, इन सब चीजों को भी उसकी अर्निंग पावर से, उसकी आमदन से जोड़ दिया गया है। इसकी एक छोटी सी मिसाल के अगर एक लड़का 26-27 साल की उम्र का है, करियर का भी उसका आगाज है, 1-2 साल हुए हैं काम करते हुए फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद, बहुत सारे खानदान ना उसकी शादी करना चाहते हैं, ना ही लड़की वाले उससे अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हैं, ये सोच करके ये अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो क्या हम ऑटोमेटिकली एक ऐसा माशरा तश्कील नहीं दे रहे जहां पे हम अस्यूम करते हैं कि 24 साल या 20-25 साल की उम्र से लेके जब तक हम समझते हैं कि वो एक एस्टैब्लिश्ड इंसान है, अपनी फैमिली का, अपने घर का बोझ नहीं उठा सकता, 30-32 साल की उम्र तक, 7 साल के इस अरसे तक हम उसको एक तरह से माशरे में छोड़ देते हैं, जहां वो अगर किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो भी जाए तो ही और शी विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट। आप देखना इस तरह की कंपेनियनशिप हम सिर्फ उन घरानों के लिए रख देते हैं जिनके पास ये वसाइल मौजूद हैं। These are the big questions। इस पे जरा मेल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। समद क्या कहेंगे, एक लड़के से उम्मीद यही है कि जब तुम कमाओ पूत हो जाओगे, इतने पैसे होंगे कि बीवी और बच्चों का खर्चा उठा सको, तभी तुम्हारी शादी करेंगे। यस, ये पर्सपेक्टिव हमारे माशरे में बहुत ही कॉमन है कि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं तब तक आप अपनी शादी नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने इत्तेफाक कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करने का इत्तेफाक हो, जिनमें से ईरान एक बहुत ऐसा कंट्री जिसमें बहुत जाना हो, बाकू उसमें रिसेंट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो इनफैक्ट पाकिस्तान में तो फिर भी मैंने देखा कि ये एक हद तक है, लेकिन ईरान में एक बहुत बहुत मेजर परसेंटेज है जहाँ पे नौजवानों
शादी में कहा जाता है कि जब तक आप अपनी बेगम को इतना मेहर और इतना जहेज नहीं दे सकते और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ मनी नहीं दे सकते, तब तक आपकी कोई शादी मुमकिन नहीं है। देखा जाए अगर इस बिलीफ को, इस ट्रेडिशनल बिलीफ को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसको चेंज होने की जरूरत है, और किसी हद तक ही चेंज हो भी रहा है। जस्ट बिकॉज जिस तरह फरह ने बात की और आप शो में बात कर रहे हैं कि पैसा सुकून को बाय नहीं कर पा रहा था, लेकिन सुकून की रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा स्पेशली दुनिया में हर वो कंट्री, हर वो इंसान सफ़र कर रहा होता है जिसके रिलेशनशिप सफ़र कर रहा हूँ, जहाँ उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, बायोलॉजिकल नीड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड यहाँ पे पैसा बहुत बीच में आ रहा होता है। आई थिंक इस बिलीफ को चेंज होने की जरूरत है, किसी हद तक चेंज हो रहा है। वो जो बीवी है उसकी जहन साजी भी आप यही कर रहे हैं कि वो किसी आने वाले प्रोस्पेक्ट को एक लड़की इसी जाविये से परख रही है कि इसके पास कितना पैसा है, मेरी जिंदगी कितनी सुकून से गुजरेगी। ओएस क्या कहेंगे? तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, क्या उनको कोई सपोर्ट, कोई उनको कंपेनियनशिप नहीं मिल सकती? ज़रूर मिल सकती है। इस तरह से अभी फ़रहा ने एक बात की कि रिलीजियसली भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया कि मेरी रोज़ी रोटी नहीं चल रही, तो उनको हिदायत दी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम निकाह कर लो। फिर वही शख्स दोबारा आया था उनके पास, तो उन्होंने कहा अभी मेरी रोज़ी रोटी का कुछ मामला सही नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा था कि फिर निकाह कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार निकाह करने को तरजीह दें, लेकिन ये ज़रूर है कि सुन्नत तरीका भी यही है और रिलीजियस भी हमारा यही करता है कि अगर आपके रोज़ी है या नहीं है और आप उसमें अगर ज़्यादा आमदनी भी चाहते हैं तो आप निकाह की तरफ ज़्यादा तरजीह दें, ना कि आप एक इसको क्या कह सकते हैं मनी मेकिंग मशीन बना दें कि भाई तुम्हें अर्निंग ही करनी है, तुम्हें इससे पैसा ही कमा के घर पे लाना है और इस एज सडन एज तक लेकर आना है, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में हम कुछ और सोच सकते हैं, इसके अलावा हम तुम्हारे लिए कुछ और नहीं सोच सकते। बिल्कुल। फरहा, आप क्या कहेंगी कि जब अनफॉर्चुनेटली हमने ये रोल फिक्स कर दिया है कि एक मर्द ब्रेड विनर है, उसका काम है खर्चों को पूरा करना, बिल्स को अदा करना, जब कभी भी यानी नॉट बिकॉज कि वो शख्स लेजी है, उसके साथ ऐसे मामलात हो जाएं कि उसकी जॉब चली जाए, उसकी आमदन कम हो जाए, तो बाकायदा इस पे घर में नाचाकी शुरू हो जाती है और उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है। कई मर्द हजरात ये कहते हैं कि भाई मैं कोई भी नौकरी करने पे आमादा हूँ, लेकिन बेकार बैठने से जितनी मेरी हद तक इज्जत होती है वो मुझे गवारा नहीं है। क्या कहेंगी, व्हाई हैव वी अटैच्ड अ पर्सन स्टैंडिंग, उसका पूरा एक जो रोल है एक घर या खानदान के अंदर सिर्फ और सिर्फ महदूद है उसकी अर्निंग पावर पे? अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात करूंगी कि किसी भी शादी के लिए या मैरिज में इमोशनल स्टेबिलिटी इज द की। इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जब हम बात करें कि लेट्स सपोज एक आदमी की जॉब खत्म हो जाती है, तो हमारे यहाँ जब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, जब हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, कम्युनिकेशन लेवल नहीं है, तो हमने एक तो खुद भी परसीव किया है, हम बच्चों को, जो लड़के हैं उनको शुरू से अपब्रिंगिंग ये करते हैं कि यू आर द हेड ऑफ द हाउस, और हम लड़कियों को इसी तरह अपब्रिंगिंग करते हैं कि भाई men is the head of the house, so you are not the one जिसको घर में अर्निंग करके लानी है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़की उसको ब्लेम करती है कि भाई यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम नॉट। सिमिलरली वो लड़का खुद भी ये फील करता है, अगर उसको कोई फील ना भी कराया जाए तो वो खुद ये फील करता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे घर वाले दूसरे मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हमारी जो अपब्रिंगिंग और जो हमारी परसेप्शन हम डेवलप करते हैं बच्चों में, वो लीड करती है हमारे अडल्टहुड्स पे भी और हमारे डिसीजंस पे भी। सो मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, आपके कम्युनिकेशंस बेहतर होंगे और आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। और जब वो बेहतर होगा, इस बारे में जब हम बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की, इसका पैमाना क्या होना चाहिए? आमतौर पर लोग कहते हैं अगर एक बंदा हाईली क्वालिफाइड है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ है या अपने फील्ड में आगे बढ़ा हुआ है, सो दैट मीन्स कि उसमें इतना एप्टीट्यूड था कि वो अपनी इमोशनल और इंटेलिजेंस क्वोशंट को लेकर वो इस मकाम पे पहुंचा है। इसी तरह हम कभी कभार कहते हैं भाई इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है, इस डेजिग्नेशन पे है, तो इसका मतलब है इमोशनली मैच्योर होगा। बट इन रिलेशनशिप्स, इन फैमिलीज, मनी मैटर्स के ऊपर जिस किस्म की लड़ाइयाँ होती है, जिस तरह की बेसुकूनी है, तो नजर ये आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन या आपका जॉब टाइटल इस पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं होता कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। लोग बड़े बड़ी एज में बड़े बड़े ओहदों पे फायज होकर बड़ी बेवकूफियां करते हैं। इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी हैरत की बात यह है कि हम कहते हैं कि पैसा अगर ज्यादा होगा जिंदगी में, सारे आप बिल्स पे कर पाएंगे, अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे तो सुकून होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मियाँ बीवी अगर दोनों काम कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो खातून जो है वो मर्द से अगर ज्यादा कमाने लगे या उसकी आमदन ज्यादा हो, वो अपने आप में बेसुकूनी का बायस बन जाता है। फिर इससे कतई नजर कि घर में कितना पैसा आ रहा है, एक आपस में ही कॉम्पिटिशन और एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू हो जाता है सिचुएशन को। समझ क्या कहेंगे अगर तो हम ये मानकर चलें कि पैसा ज्यादा होगा तो सुकून ज्यादा होगा, ऐसा होता नहीं है अगर खातून ज्यादा कमाने लगे? आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है आपको, और ये बहुत से आजकल के दौर में से देखा भी जाता है कि जहां हम कंपैरिजन पैराडाइम में रह रहे होते हैं। आई थिंक देयर आर द टू पैराडाइम जिसमें मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कि एक सेल्फ पैराडाइम है, कंपैरिजन पैराडाइम है। आजकल के जो बेशतर नौजवान हैं, मेजॉरिटी फैमिलीज हैं, वो कंपैरिजन का शिकार होती हैं। वो अपने आप को कंपेयर कर रही होती हैं। खासतौर पे बहुत से हस्बैंड्स अपनी सैलरीज को कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी वाइफ की सैलरी से, जबकि आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा कमा रही है, वो कोई चीज वो उसकी सक्सेस है, बेसिकली वो मेहनत कर रही है, वो एफर्ट कर रही है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए खुशी का बाइस है। आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। बट आई थिंक अगर मैं हसद करूंगा या अपने अंदर एक जेलिसी का फैक्टर लाऊंगा, तो ये मेरी अपनी इनर वीकनेस की वजह है। आई थिंक मैं इनरली, मेरी वैल्यूज वीक हैं, मेरा सोल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं उस बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें इन वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत है, किसी हद तक ये चेंज हो रही है। मैं फिर वही वाली बात कहूंगा, एलिमेंट है ना, अक्सर कहा जाता है, देखिए जो घर में बैठी हुई खातून उसको कहते हैं तुम तो घर में बैठी, तुम्हें नहीं पता बाहर माशरा कितना खराब है। ओएस क्या कहेंगे? एक मर्द हमेशा इस जाविये से चीजों को देखता है कि ठीक है जी, तुम पैसा जो कमा कर ला रही हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द के जो लोग या तुम्हारा जो ऑफिस है, ये तुम्हारी मेरिट की बेसिस पे नहीं है। यानी अक्सर लोगों की अनफॉर्चुनेटली ये सोच होती है, और वो कहते हैं कि नहीं जी, गलत नियत भी होती है लोगों की, और जो रूल्स उनके अपने लिए होते हैं, जहां वो खुद बहैसियत एक प्रोफेशनल ये समझते हैं कि जी लेट सिटिंग भी हो सकती है, काम की ज्यादती भी हो सकती है, काम पे इंसान चिड़चिड़ा भी हो सकता है, इन तमाम चीजों का लीवे खातून को देने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कहेंगे आप? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है सिद्रा। अक्सर यही चीज़ देखी जाती है कि मर्द हजरात एक चीज़ को कहते हैं कि भाई तुम जॉब नहीं करोगी, शादी के बाद अगर कोई डॉक्टर के MBBS भी की हुई लड़की होती है तो उसके पास प्रैक्टिस उसकी ख़त्म हो जाती है, और इन फ्यूचर्स को यही कहा जाता है कि भाई अब बस घर पे बैठ जाओ, किचन संभालो, बच्चे संभालो, एंड दैट्स इट। क्योंकि अभी जो आपने बात कही कि सैलरी की, कि जो आपकी वाइफ होती है उसकी सैलरी को आपसे ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ आप इस तरह से ना लें, हसद के सेंस में ना लें, इस सेंस में ले लें कि भाई मुझे भी अब इसकी तरह आगे बढ़ना है, तो और भी ज़्यादा घर अच्छे से चलेगा। सॉरी ओवैस, हालांकि ये आपका मेल, आप दोनों मेल हैं, मेल पर्सपेक्टिव हमें मिल रहा है। मुझे लगता है मामला हसद का नहीं है। हसद हो सकता है, लेकिन हमारी कल्चरल वैल्यूज में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मामला गैरत का है। यहाँ तक कि अगर आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल भी रही है और आपको घर के दोनों पहिए यानी मर्द और औरत दोनों को काम करके खर्चे को चलाना है, फिर भी क्योंकि हमारा माशरा, हमारी शरीयत, हमारा दीन ये हमें बताता है कि ये मर्द की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एक चोट समझा जाता है अपनी अना पे, अपनी गैरत पे, कि मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए खातून की मदद लेनी पड़ रही है, ये इसका काम नहीं है। जो कि एक तरह से मेरे ख्याल में एक राइट दिया गया है खवातीन को, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्क क्या कहेंगी? बहुत सारे मर्द हजरात हसद नहीं करते अपनी बीवियों से, उनको ये गैरत का मामला लगता है। हमने गैरत को, अर्निंग पावर को, सुकून को सब गड़मड़ कर दिया है। आपकी राय क्या होगी? अच्छा देखें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट्स ऑल अबाउट ईगो, बिकॉज हमने ये डाल दिया है। क्योंकि देखिए हम बच्चों को, मैं यूजुअली नोटिस कर रही होती हूँ कि हम उन्हें ये बताते हैं कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के अपने इमोशंस को, अगर वो सैड फील कर रहे हैं या एंग्री फील कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस इन अ पर्टिकुलर वे। और सिमिलरली आप उनके ये इनग्रेन करते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ईगो को डेवलप कर रहा है और ईगो आपकी हर्ट होगी। तो यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे हसद का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे ईगो का ताल्लुक है, जहाँ पे वो फील करता है कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है। सो ये वही बात आ जाती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी अगेन होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके डिसीजन मेकिंग में भी, कि मैं जो भी अभी सोच रहा हूँ या मेरी वाइफ अगर ज्यादा अर्न करती है, तो इसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंटेलिजेंस का ताल्लुक नहीं है। कई जगहों पे लोगों की रिस्क लिखा हुआ होता है और किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है।
और फरा इसमें बड़ी आपने अच्छी बात की कि अगर ये इमोशनल स्टेबिलिटी आती है तो इंसान अपने आप को भी यू मे बी फीलिंग अ सर्टेन वे, लेकिन आप डिसोसिएट कर पाते हैं कि ये एक फीलिंग है, ये मेरा एंड दिस इज नॉट इनर मी। मिसाल के तौर पे आप गुस्सा फील कर सकते हैं, आप जेलसी फील कर सकते हैं, आप हर्ट फील कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को उससे टॉक्सिक बनने ना दें, बल्कि ये याद रखें कि भाई वी आर बोथ पार्टनर्स इन दिस। अगर मुझे कोई तकलीफ चीज दे रही है तो कम्युनिकेट करें। आखिरी सवाल आप लोगों से करना चाहूंगी एंड समद इफ यूड लाइक टू कमेंट ऑन दिस वन। एक खातून, क्योंकि अब हमारी साल की डेकेड्स की जनरेशंस की ये कंडीशनिंग है कि उसकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से यही होती है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए, यानी दाल आटा सब चीजें घर में प्रॉपर आती रहे, बिल्स पे होते रहे, बच्चे अच्छी जगह जाएं, और इट्स चेरी ऑन टॉप कि जी मुझे शॉपिंग भी मिल जाए और ट्रिप्स भी मिल जाएं। क्या कहेंगे आप कि जब ये पूरा नहीं होता और उसमें बिटरनेस आ रही होती है, बिकॉज एक खातून भी तो आफ्टर ऑल इंसान है, अपनी दोस्तों से कंपेयर करती है, अपनी बहन की लाइफ से कंपेयर करती है और उसको लगे कि दूसरे के पास ज्यादा पैसा है, कैसे कम्युनिकेट करे अपने हस्बैंड को ये बात? आई थिंक वही वाली बात आपने डेफिनेटली कही कि वो कंपैरिजन पैराडाइम में रह रही थी, वो कंपेयर करी थी, वो कैसे कम्युनिकेट करे। आई थिंक उसे कम्युनिकेट करने के लिए ये बात समझानी पड़ेगी कि मेरी भी कुछ इमोशनल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, सारी फाइनेंशियल नीड्स है, बट ऑन दी अदर एंड कम्युनिकेट करने से बेहतर है कि वो कुछ एफर्ट्स करे। अगर उसे लग कि उसका हस्बैंड कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है और वो चीज मीट नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक उसे भी स्टैंड लेने की जरूरत है, उसे मिलकर उन सारी चीजों को हासिल करने की जरूरत है जो उसकी नीड्स है। तो जो पार्टनरशिप एंड कंपेनियनशिप, सुकून आपको एक दूसरे से बॉन्डिंग के थ्रू, मोहब्बत के जरिए एंड हैविंग द फाइनर इमोशंस के जरिए आएगा। ये बहुत खामख्याली हमारी कि अगर पैसा ज्यादा आ गया तो हम ज्यादा खुश होंगे। आई थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट नोट टू एंड द वीक ऑन। मेरे तमाम मेहमानों का समद, फरा एंड अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। I hope that you will also pay heed to the fact कि family time, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, बात करना कितना अहम है। अपना बहुत ख्याल रखिए। Enjoy the बिरयानी weekend with Food Panda। आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।